Okay, now see the assertion reasons of chapter sexual reproduction in flowering plants. These are very important assertion reasons. Let's see, पहला वाला देखिए क्या है. A species of wasp and a fig species cannot complete their life cycle without each other. इसमें दे रखा है कि स्पीशीज़ जो वॉस्प की होती है ततैया की और फिग जो अंजीर होता है, ये दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर सकते. ये बिल्कुल सही है. रीज़न देखते हैं क्या है इसका. वाइल द वॉस्प कम्स टू ले एग इन द फिग इन्फ्लोरेसेंस, फिग के फ्लावर में वॉस्प एग देने के लिए आती है. एंड द फ्लावर ऑफ फिग गेट्स पॉलिनेटेड इन रिटर्न. ये इसका आंसर है ए. इसमें रिसर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है. अब आ जाइए नेक्स्ट वाले में. नेक्स्ट वाला देखिए क्या है. एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स. एंडोस्पर्म पूरी यूज़ हो जाती है उन सीड्स में जो कि एक्स एल्ब्यूमिनस, मतलब जिनमें एंडोस्पर्म नहीं है, मतलब नॉन एल्ब्यूमिनस को ही एक्स एल्ब्यूमिनस कहते हैं. अब ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है. इसमें इन्होंने ऑप्शन में क्या दे दिया है. ऑप्शन में इन्होंने दे दिया है कास्टर, पी और बीन्स, और ये तीनों अलग हैं. कास्टर जो होता है ये होता है एल्ब्यूमिनस, या आप लिखेंगे वहाँ पे कास्टर एल्ब्यूमिनस होता है. पी नॉन एल्ब्यूमिनस होता है, मतलब एक्स एल्ब्यूमिनस होता है. और जो बीन्स है ये भी एक्स एल्ब्यूमिनस. अब देखो यहाँ कन्फ्यूजन हो गया. एक तो इन्होंने एल्ब्यूमिनस दे दिया और वहाँ पे लिख दिया कि ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन, मतलब एक्स एल्ब्यूमिनस सीड. तो यहाँ पे सिर्फ हमारा कास्टर ठीक है. तो हमारा जो इसका रीज़न है ना वो हमारा जाएगा गलत. तो आप लिखेंगे असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स. ठीक है. तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा. ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि अरे पी और बीन्स दोनों एक्स एल्ब्यूमिनस है, कास्टर को बिना देखे आपने टिक कर दिया. कास्टर सिर्फ गलत बैठ रहा है. कास्टर की जगह कोई और एग्जाम्पल होता ना तो आपका रीज़न ठीक होना था यहाँ पे. ठीक है. तो आपको बहुत ही ध्यान से अपना रीज़न को समझना है. कास्टर का जो अरंडी का जो होता है ना बीज, इसमें एल्ब्यूमिन होता है, एंडोस्पर्म होता है. पी में नहीं होता और बीन्स में भी नहीं होता है. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी. असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स. ये आपको याद रखना है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए. यहाँ पे बहुत नंबर कटते हैं. अब आ जाइए नेक्स्ट वाले में. देखिए नेक्स्ट वाला अब हमारा क्या है. बनाना इज़ आ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. सबको पता है कि जो हमारा बनाना होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है क्योंकि इट डेवलप्स विदाउट द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. ये बिना डेवलप करता है. अब देखो इसका रीज़न क्या है. रीज़न दिखा है कि इट डेवलप्स ओनली फ्रॉम द ओवरी. तो उन्होंने बोल दिया कि बनाना जो सिर्फ है वो सिर्फ ओवरी से बनता है. ऐसा नहीं कि रीज़न गलत है, रीज़न ठीक है. रीज़न ठीक है बट एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई कि जो बनाना बनता है ना ये विदाउट फर्टिलाइजेशन तो बनता है, बट उस बनाना के जो फूल आते हैं बड़े बड़े उस पूरे फूल से बनता है, कंप्लीट फ्लावर से, नॉट ओनली फ्रॉम द ओवरी इनसाइड द फ्लावर. तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी. बी में आप लिखेंगे रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. इसमें बहुत ध्यान देना है टॉपर्स को, प्लीज़ मेक श्योर. आपका एक गलती आपकी यहाँ पर फिर बहुत सारी अनेक गलतियाँ होंगी, फिर पीछे रह जाओगे. तो बिल्कुल सिंसियरली ध्यान से देखना. ये सारे कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन हैं सारे के सारे. अब आ जाइए 91 वाले में. 91 वाले में देखिए क्या है. एसर्शन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड. सबसे पहले पढ़ते ही पता चल गया कि भाई ये गलत है क्योंकि एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन जो बनता है हमारा PEN पेन वो ट्रिप्लॉइड 3N होता है, सबको पता है. यहाँ तो इतना क्लियर हो गया सबको. अब रीज़न में प्रॉब्लम ये आती है कि रीज़न यहाँ पे दिया है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. बच्चे कहेंगे कि रीज़न सही है, तो रीज़न सही है बट आपका एसर्शन गलत है. तो आपको कभी कभी क्या होता है कि एसर्शन रीज़न दोनों आप सही करते हो बट ऑप्शन गलत कर देते हो आंसर में आते आते. तो आंसर में ध्यान रखना है कि हमारा जो इसका क्वेश्चन का आंसर जाएगा 91 वाले का वो जाएगा डी. डी मतलब एसर्शन हमारा पूरा गलत है और रीज़न हमारा ट्रू है. ठीक है. अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको. अब आ जाइए नेक्स्ट. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 92. एपोमेक्टिक एम्ब्रियोज आर जनरली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट. तो हमें पता है कि एपोमेक्टिक एम्ब्रियोज होती हैं वो पेरेंट्स की तरह आइडेंटिकल होती है. क्लियर हो गया. बट रीज़न देखिए क्या है. एपोमेक्सिस इज द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो एपोमेक्सिस में हमारी सीड्स बनती हैं फर्टिलाइजेशन के बिना, ये भी ठीक है. बट आपका जो असर्शन है उसके हिसाब से आपका जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि इसमें आपको एक्सप्लेनेशन में क्या चाहिए था कि एपोमेक्टिक एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड व्हेन सेल डिवीजन डू नॉट ऑकर प्रॉपरली, जिसकी वजह से हमारे क्लोन्स बनते हैं. ओके. तो आपका जो ये इसका जो आंसर था वो होना चाहिए था कि एपोमेक्टिक एम्ब्रियोज आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म एंड कैन बी कॉल्ड एज क्लोन्स. तो ये क्वेश्चन के हिसाब से आपका रीज़न करेक्ट नहीं है, तो आपका ऑप्शन जाएगा बी, जिसका मतलब है असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू
बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, अब आ जाइए 93 में। पॉलन ट्यूब जर्मिनेट्स थ्रू द जर्म पोर्स ऑन द पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ट्यूब हमारी जर्मिनेट करती है, जर्म पोर में से निकलती है, पॉलन ग्रेन के ऊपर जर्मिनेट करती है, सबको पता है। रीज़न देखिए क्या है इसमें, पॉलन पिस्टल कंपैटिबिलिटी केमिकल्स हेल्प्स टू डिजॉल्व स्पोरोपोलिन फॉर द ट्यूब टू जर्मिनेट। अब इन्होंने एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या दे दिया है, तो देखिए इसमें इन्होंने रीज़न दे रखा है कि जो हमारा पॉलन पिस्टल कंपैटिबिलिटी की वजह से वहाँ पे केमिकल जो होता है वो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड करता है, जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है। ये रॉन्ग है। देखिए आपको पता है कि हमारा जो पॉलन जर्मिनेट कैसे होता है कि पॉलन पहले हाइड्रेट होता है, जिसमें उसमें टर्जर प्रेशर क्रिएट होता है, फिर वहाँ पे एक्टिवेशन होता है पॉलन ग्रेन का, उसके बाद वो जर्मिनेट करता है। ओके, बट यहाँ पे रीज़न पूरा का पूरा गलत दे रखा है कि स्पोरोपोलिन हमारा जो होता है रेजिस्टेंट लेयर होती है, जो कि हमारे पॉलन ग्रेन को बहुत लंबे समय तक एक्टिव रखने में हेल्प करती है, या फिर इसी वजह से हमारे पॉलन ग्रेन्स फॉसिल्स की तरह भी आज हमें मिलते हैं। क्लियर हो गया? तो इसका हो गया हमारा सी आंसर, क्योंकि रीज़न यहाँ पे बिल्कुल गलत है, फॉल्स दे रखा है। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा है लास्ट वाला, वो है एंडोस्पर्म इन अ फ्लावरिंग प्लांट इज़ फॉर्म बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। तो एंडोस्पर्म जो होती है हमारी फ्लावरिंग प्लांट में, वो हमारी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो से पहले बन जाती है। ठीक है, अब इसमें असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीज़न क्या है, एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स फूड टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ऑब्वियस एंडोस्पर्म बनेगी तभी हमारा जो फूड मिलेगा एम्ब्रियो, जब हमारे एम्ब्रियो को डेवलपिंग करने के लिए एंडोस्पर्म तो चाहिए एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए सीड में। तो इसमें हमारा असर्शन भी बिल्कुल सही है और रीज़न भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हमारे दोनों ए और आर दोनों ठीक है, तो ऑप्शन जाएगा हमारा ए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे असर्शन रीज़न है चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, जो कि स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं और उनके टॉपर्स के मार्क्स यहीं कम होते हैं। आई होप यू लाइक दिस असर्शन रीज़न। इस तरीके से मैं आपको सारे चैप्टर्स के कलेक्टिव असर्शन रीज़न दूंगी पूरी बुक के बायो के, और जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में असर्शन रीज़न में कोई मार्क्स डिडक्ट ना कर पाएँ। आई मीन आपको कोई भी मार्क्स इसमें लूज़ ना हो, आप इसमें असर्शन रीज़न में फुल मार्क्स गेन करें। देखिए नेक्स्ट चैप्टर के जो असर्शन रीज़न है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। तो 87 वाला देखिए आप, 87 वाले में क्या बता रखा है यहाँ पे असर्शन में, देखिए ब्रेस्ट फीडिंग इज़ एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर्स एज इट इज़ एसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न्स। तो इसमें दे रखा है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं न्यू बॉर्न्स के लिए, और रीज़न दे रखा है कि कोलेस्ट्रॉम सेक्रेटेड बाय द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन हैज़ अबंडेंट एंटीबॉडीज़ कंटेनिंग IgE एंड IgA। तो देखिए इसमें एंटीबॉडीज़ जो दे रखी है वो दे रखी है IgE एंड IgG। तो आपको पता है कि जो कोलेस्ट्रॉम होता है उसमें एंटीबॉडी जो प्रेजेंट होती है वो होती है IgA। तो मतलब ये दोनों एंटीबॉडीज़ यहाँ गलत दे रखी है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा सी। असर्शन तो ट्रू है बट रीज़न इसमें कम्प्लीटली गलत दे रखा है। क्लियर हो गया? IgA इज़ एंटीबॉडी जो कि कोलेस्ट्रॉम में प्रेजेंट होती है। ओके, अब देखिए 88 वाले में क्या दे रखा है, द पेरीमेट्रियम ऑफ यूट्रस एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो जो पेरीमेट्रियम होती है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करती है चाइल्ड बर्थ में। ठीक है, ये आपको जो पेरीमेट्रियम होती है ये गलत है, बाकी कॉन्ट्रैक्शन तो करती है यूट्रस, बट लेयर कौन सी करती है, वो पेरीमेट्रियम नहीं होती। ठीक है, तो लेयर हमारी होती है मायोमेट्रियम। अब रीज़न देखो क्या है यहाँ पे, ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी कॉज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें देखिए जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है मैटरनल की पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है। ये बिल्कुल सही है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन तो वो करता है, बट जो असर्शन इसमें दे रखा है वो इसमें रॉन्ग है। तो ऑप्शन होगा हमारा डी, असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। रीज़न ठीक दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। इसमें देखो 89 वाले में असर्शन है द इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमंस। तो जो इनर सेल मास होता है ब्लास्टोसिस्ट का वो अटैच होता है एंडोमेट्रियम में, क्या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। देखिए असर्शन में रॉन्ग है, ब्लास्टोसिस्ट अटैच नहीं होता है, ट्रोफोब्लास्ट अटैच्ड होता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ये रॉन्ग है। रीज़न दे रखा है इसमें, द ब्लास्टोमर्स इन द ब्लास्टोसिट्स गेट अटैच्ड इंटू ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। तो देखिए इसमें रीज़न बिल्कुल ट्रू है, ब्लास्टोमर्स जो होती हैं ब्लास्टोसिस्ट में वो अरेंज होती हैं ट्रोफोब्लास्ट में और इनर सेल मास्ट में, ये बिल्कुल सही है, बट इसमें असर्शन रॉन्ग है। तो इसका ऑप्शन जाएगा डी, असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। अब आ जाइए 90 वाले में, पार्चुरेशन इज़ इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो पार्चुरेशन जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से होता है। ठीक है, ये ठीक है, हमने NCERT के चैप्टर के लास्ट पेज में पढ़ा है। रीज़न क्या दे रखा है कि एट द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड के एंड पे क्या होता है
तो मैटरनल पिट्यूटरी रिलीजेस प्रोलैक्टिन, जो मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड होती है प्रोलैक्टिन रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो देखिए यहाँ प्रोलैक्टिन मैटरनल पिट्यूटरी नहीं रिलीज़ करती है, वो भी गेस्टेशन के एंड में वो करती है उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन, जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को अराइज करते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ये रॉन्ग दे रखा है प्रोलैक्टिन, इसकी जगह आएगा ऑक्सीटोसिन। तो इसमें आपका ऑप्शन जाएगा सी कि आपका असर्शन ट्रू है बट रीज़न इज़ फॉल्स। ओके, तो आपके क्वेश्चन हो गया 90। अब 91 वाला देखिए, ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम, क्या खाली एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है ओवम को? अब इसमें देखिए ठीक ले रखा है, एक ही फर्टिलाइज स्पर्म जो सबसे ज़्यादा हाई होता है एनर्जी में और स्पीड होती है, एक्टिव होता है, वही जाता है। रीज़न क्या है? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेल्यूसिडा लेयर ऑफ द ओवम। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एक स्पर्म जो होता है वो कॉन्टैक्ट में आता है लेयर के साथ, जिसका नाम है जोना पेल्यूसिडा। ये भी बिल्कुल ठीक है, तो इसमें असर्शन भी बिल्कुल ठीक है, रीज़न भी बिल्कुल ठीक है, तो दोनों के दोनों यहाँ पे ठीक है। तो ये हो गया आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। नेक्स्ट चैप्टर असर्शन रीजन फ्रॉम चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो देखिए इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन आपके हैं। फर्स्ट देखिए 59 वाला, डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड फॉलोड बाय MTP इज़ एन इलीगल प्रैक्टिस। तो इसमें क्या दे रखा है कि अगर हम डिटरमाइन कर रहे हैं किसी भी अनबॉर्न चाइल्ड का सेक्स बाय मेडिकल टर्मिनेशन प्रैक्टिस, ये इलीगल प्रैक्टिस है। इसका रीज़न दे रखा है, एमनियोसेंटेसिस इज़ अ प्रैक्टिस टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो एमनियोसेंटेसिस से एमनियोटिक फ्लूइड जो हम लेते हैं उससे हम जेनेटिक डिसऑर्डर भी पता लगा सकते हैं। तो इसमें देखिए आपका जो इसमें असर्शन रीज़न दोनों ट्रू हैं आपके। फर्स्ट वाला में बिल्कुल सही बताया, इलीगल प्रैक्टिस होती है, एमनियोसेंटेसिस से हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स पता लगाते हैं, ये भी ठीक है। बट जिसमें जो आपका रीज़न है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके असर्शन का, तो इसका ऑप्शन हमारा जाएगा बी। तो बी इसका आंसर होगा कि असर्शन रीज़न दोनों ट्रू हैं बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब आ जाइए 30 वाले में, 60 वाले में देखिए। अब 60 वाले में क्या बता रखा है, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स आर बैरियर्स मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज्ड बाय ह्यूमन फीमेल। तो सर्विकल कैप्स जो होती है और जो वॉल्स होते हैं वो बैरियर मेथड होते हैं जो कि फीमेल्स यूज़ करती हैं। रीज़न दे रखा है, दे प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन बाय फाइकोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। तो सर्विकल कैप्स में फाइकोसाइटोसिस कोई मतलब ही नहीं होता है। रीज़न यहाँ पूरा का पूरा गलत है और असर्शन हमारा ठीक है, तो इसका हमारा आंसर जाएगा सी। सी मतलब असर्शन ट्रू है और रीज़न हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट आ जाइए 61 में। 61 में क्या दे रखा है, ए रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन इंडिया इन 1951 में इनिशिएट किया गया था। किस लिए? टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। अब रीज़न क्या है, ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया अवेयरनेस वॉज क्रिएटेड अमंग द पीपल। उस टाइम पे ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया क्रिएट किया गया था अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स में अंडर इस प्रोग्राम के अंदर। तो इसमें देखिए हमारा क्या है, असर्शन भी ठीक है, इट वाज 1951 में ही आया था और रीज़न भी ठीक है। रीज़न में भी सब एक्सप्लेन किया हुआ है कि असर्शन ये ऑडियो विजुअल मेथड सब आई थी। बट इसमें ये कि हमारा जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारा ए के लिए, असर्शन के लिए। तो इसका आंसर हमारा जाएगा बी, क्योंकि इसमें उन्होंने ये बता दिया कि सिर्फ ऑडियो विजुअल मीडिया से भी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, बट उन्होंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया RCH प्रोग्राम को। अब आ जाइए नेक्स्ट में 62 में। तो 62 वाले में देखिए क्या बता रखा है, असर्शन है आपका, थ्रू रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम से इंडिया में वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को नीचे ला सकते हैं। अब रीज़न क्या है कि अ रैपिड इंक्रीज इन MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड IMR वर द रीजंस अलॉन्ग अदर रीजंस फॉर दिस। तो इसमें देखिए रीज़न पूरा गलत दे रखा है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और जो IMR दे रखा है कि दोनों इसके गलत एग्जाम्पल्स हैं रीज़न के लिए। तो ये हमारा इसका 62 का हो जाएगा सी, कि असर्शन ट्रू है बट रीज़न इज़ फॉल्स। अब देखिए 63 में क्या दे रखा है, स्टेरिलाइजेशन मेथड्स आर जनरली एडवाइज फॉर मेल एंड फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। तो ये सबको पता है कि ठीक है, टर्मिनेशन मेथड होती हैं प्रेगनेंसीज की। रीज़न क्या है, दीज टेक्निक्स आर लेस इफेक्टिव एंड हैव हाई रिवर्सिबिलिटी। गलत है, लेस इफेक्टिव क्यों है, और रिवर्सिबिलिटी तो इसमें होती ही नहीं है, हाई रिवर्सिबिलिटी के चांसेस तो इसमें ज़ीरो होते हैं। तो इसलिए हमारा जो इसका रीज़न है वो फॉल्स। क्या पता है, स्टेरिलाइजेशन में सर्जरी करते हैं और एक बार अगर ऑर्गन्स को रिमूव कर दिया तो दोबारा से पॉसिबल नहीं होगा कि वो रिवर्स हो जाए। ठीक है, तो 63 का आपका हो गया यहाँ पे सी, असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स। 64 वाला देखिए, ट्यूबेक्टोमी इज़ अ स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर एडवाइस फॉर फीमेल्स एज अ टर्मिनल मैथड। ट्यूबेक्टोमी हमारा स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर होता है फीमेल्स में, जहाँ पे फीमेल्स की ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कट कर दिया जाता है और टाई अप कर दिया जाता है। तो रीज़न देखिए क्या दे रखा है 64 में,
ट्यूबेक्टोमी में स्मॉल पार्ट ऑफ फॉलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड एंड टाइड अप ब्लॉकिंग गैमेट ट्रांसपोर्ट, टाई करके ब्लॉक कर देते हैं गैमेट्स का ट्रांसपोर्ट, इसलिए ये प्रिवेंट करती है कॉन्सेप्शन को। ये बिल्कुल सही है, तो इसमें रीज़न ही बिल्कुल सही है और असर्शन ही बिल्कुल सही है। तो देखो इस टाइप से आप ऐसे ही सही आंसर मिला, हमें एक आके सही मिला है। इस मेथड से आप समझ सकते हैं कि कैसे हमारा असर्शन का रीज़न कौन सा करेक्ट माना जाएगा, कौन सा असर्शन उसके लिए करेक्ट माना जाएगा। तो ये आपके हो गए इस चैप्टर के। डियर स्टूडेंट सी, तो नेक्स्ट चैप्टर के हम असर्शन रीज़न करेंगे, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके देखिए कुछ असर्शन रीज़न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देखो क्या है 100 वाला, इन थैलासीमिया एन एबनॉर्मल मायोग्लोबिन चेन इज सिंथेसाइज्ड ड्यू टू द जीन डिफेक्ट। थैलासीमिया में क्या बताया कि एबनॉर्मल मायोग्लोबिन चेन बनती है क्योंकि इसमें एक जीन डिफेक्ट हो जाता है। आपको पता है कि थैलासीमिया में क्या होता है कि हमारी एबनॉर्मल नहीं बनती है, ख़राब नहीं बनती है, लेस बनती है, कम बनती है। तो लेस चेन बनती है हमारी हीमोग्लोबिन्स की, जिसकी वजह से थैलासीमिया या खून की कमी हो जाती है। तो रीज़न देखो क्या दे रखा है कि अल्फ़ा थैलासीमिया इज़ कंट्रोल्ड बाय जीन HbA1 एंड HbA2 एंड क्रोमोसोम 16। ये बिल्कुल सही दे रखा है, ठीक है। तो ये जीन पे इनसे ही कंट्रोल होता है जो कि 16 नंबर पे होते हैं। तो इसमें देखिए हमारा ऑप्शन जाएगा डी, क्योंकि असर्शन यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि एबनॉर्मल की जगह यहाँ पे लेस आना चाहिए था। रीज़न इज ट्रू, तो ये तो हो गया आपका डी ऑप्शन। अब आ जाइए 101 में, इन ह्यूमन्स द जीनोटाइप विद ऑल डोमिनेंट अलील्स AA BB एंड CC विल हैव डार्केस्ट स्किन कलर। तो इसमें जो हमारे ह्यूमंस के जीनोटाइप होते हैं सारे डोमिनेंट अलील्स जैसे AA BB CC, जिनमें डार्केस्ट स्किन कलर होगा, ठीक है बिल्कुल। ये आप पूरा NCERT में लाइन टिट्टो दे रखी है। रीज़न देखो क्या है, इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच अलील। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हमारा जो फिनोटाइप होता है वो क्या दिखाता है कि हर एक एलील ने कैसे कॉन्ट्रीब्यूशन करा है। क्योंकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में होता है ये पॉलीजीन्स, बहुत सारे जीन्स अब एक कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करते हैं, इसे बोलते हैं पॉलीजेनिक। तो इसमें देखिए हमारा रीज़न भी ठीक है और असर्शन भी ठीक है, तो इसका ऑप्शन जाएगा हमारा ए। अब आ जाइए नेक्स्ट में 102 में, देखिए इसमें क्या है, बर्ड्स लाइक पीजन हैव हेट्रोगैमेटिक फीमेल्स वेयर एज मेल्स आर होमोगैमेटिक। पीजन्स में हेट्रोगैमेटिक फीमेल्स होते हैं, गैमेट्स के फीमेल्स के गैमेट अलग अलग होते हैं, XX की तरह नहीं होते हैं, और मेल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं होमोगैमेटिक, जैसे ह्यूमंस में फीमेल्स होती हैं। रीज़न क्या दे रखा है कि इन पीजन्स फीमेल्स हैव Z एंड W क्योंकि हेट्रोगैमेटिक है, और मेल्स Z है, Z सेक्स क्रोमोसोम है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें असर्शन भी बिल्कुल ठीक है, रीज़न भी बिल्कुल ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा इसमें ए। असर्शन रीज़न बोथ आर ट्रू, और रीज़न बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। अब आ जाइए 103 में। 103 में देखिए क्या दे रखा है कि इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स में, और हमें जो रेशियो मिला वो मिला 3:1, ठीक है, यही हुआ था। रीज़न दे रखा है कि देर इज़ नो ब्लैंडिंग ऑफ ट्रेट्स, यहाँ पे कोई ब्लैंडिंग नहीं हुई है ट्रेट्स की इन F2 जनरेशन। अब देखिए इसमें यहाँ पे कोई भी ट्रेट्स की ब्लैंडिंग नहीं हुई है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारा 103 का आंसर जो जाएगा वो जाएगा ए। असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। अब आ जाइए 104 में, सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलीन एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, ठीक है, सब्सटीट्यूशन होता है यहाँ पर ग्लूटामेट का वैलीन से, बट ऑफ लीड्स टू सिकल सेल अनीमिया, इससे सिकल सेल अनीमिया होता है, ठीक है। रीज़न है कि डिलीशंस और इंसर्शन ऑफ बेस पेयर्स इन DNA कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो यहाँ उन्होंने बता दिया कि डिलीशंस और इंसर्शन से हमारा जो बेस पेयर्स में होता है उससे हमारी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है। देखिए रीज़न गलत नहीं है, इसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की डेफिनेशन लिख दी, बिल्कुल सही है, और रीज़न भी बिल्कुल सही है, असर्शन भी बिल्कुल ठीक है। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो ऑप्शन होगा हमारा बी। लास्ट वाला देखिए इसका, द प्रोजेनीज ऑफ अ टेस्ट क्रॉस कैन बी ईजिली एनालाइज टू प्रोडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ अ टेस्ट ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारी प्रोजेनीज होती हैं टेस्ट क्रॉस की, उससे हम ईजिली उससे हम पता लगा सकते हैं जीनोटाइप ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। असर्शन हमारा ठीक है। रीज़न देखिए क्या है, इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस ऑर्गेनिज्म शोइंग अ रेसेसिव फिनोटाइप, इसमें हम F1 जनरेशन का रेसेसिव पेरेंट लेते हैं, इंडिविजुअल लेते हैं, ऑफस्प्रिंग लेते हैं, उसको क्रॉस करते हैं रेसेसिव पेरेंट से। ये रॉन्ग लिख दिया। देखिए यहाँ पे हम ज़रूरी नहीं, हम इसमें रेसेसिव नहीं लेते हैं, हम इसमें कोई भी एक इंडिविजुअल ले लेते हैं F1 जनरेशन का, उसको हम क्रॉस करते हैं, रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारा क्या है 105 में ऑप्शन हमारा जा रहा है सी, मतलब असर्शन ट्रू है, बट रीज़न यहाँ पे इन्होंने रॉन्ग कर दिया रेसेसिव ऑर्गेनिज्म दे करके, बाकी हमारा बिल्कुल ठीक था वरना। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा 105। तो ये आपके कंप्लीट हो गए इस चैप्टर के असर्शन रीजन्स। नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन क्वेश्चंस है हमारे आज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 122 देखिए,
Assertion है द कोविड-19 वायरस हैज़ अ शॉर्टर लाइफ स्पैन एंड इवॉल्व्स इनटू न्यू स्ट्रेन्स एट अ वेरी फास्ट रेट। सबको पता है कि कोविड-19 वायरस जो था उसका शॉर्टर लाइफ स्पैन था, बहुत कम टाइम तक वो ज़िंदा रह रहा था और वो न्यू स्ट्रेन्स में अलग अलग टाइप्स में बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहा था। ठीक है, रीज़न है आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट। तो इसमें रीज़न है कि आरएनए जो होता है वो अनस्टेबल होता है और बहुत जल्दी वो म्यूटेट होता है, अपने अंदर वेरिएशंस लेके आता है। देखिए आपको पता है कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो बिल्कुल सही है, आरएनए ही उसका मटेरियल था और वो बहुत जल्दी म्यूटेट होता है, बहुत जल्दी चेंज होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, क्योंकि आरएनए जो होता है हमारा स्टेबल जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो इसमें एसर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, तो उसका आंसर हमारा जाएगा ए। अब नेक्स्ट वाला देखिए 21-23 वाला एसर्शन है इसमें, इन एन ओपेरॉन द रेगुलेटर एंड एन ऑपरेटर जीन्स आर नॉट एसोसिएटेड विद द कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। तो देखिए ओपेरॉन में, अपने लैक ओपेरॉन में देखा था कि जो रेगुलेटर होता है, ऑपरेटर होता है, वो क्या दोनों आपस में एसोसिएटेड नहीं होते हैं, लिंक्ड नहीं होते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूटिव जीन से। तो इसका देखिए हमारा रीज़न क्या दे रखा है कि कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स नीड नॉट टू बी रिप्रेस्ड। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स को रिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं बता दूँ आपको कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स क्या है। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स को CAP कैप जीन्स भी कहते हैं, दैट इज़ कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेसिंग। ऐसे जीन जो हमेशा एक्सप्रेस होते रहते हैं। क्यों हमेशा एक्सप्रेस होते हैं? क्योंकि ऑलवेज एक्टिव जीन्स होते हैं। यहाँ रीज़न दे रखा है कि कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स को रिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो देखिए इसमें हमारा जो अगर आप देखेंगे एसर्शन जो इसमें हमारा है, एसर्शन इसमें हमारा फॉल्स है और रीज़न हमारा इसमें ट्रू है, क्योंकि रीज़न में कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स हम इनको रिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है और एसर्शन इसमें हमारा रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, दोनों आपस में एसोसिएटेड इसमें लिखा है कि नहीं होते हैं, बट वो एसोसिएटेड उसमें होते हैं। अब आ जाइए 124 में, For DNA sequencing, the total DNA from a cell is isolated and converted into random fragments of relatively smaller size। इसमें देखा कि हमें DNA को सीक्वेंस करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के, हमें उसके शरीर का पूरा, उसका सेल का पूरा DNA निकालना पड़ता है और उसको फिर कन्वर्ट करना पड़ता है फ्रैगमेंट में, छोटे छोटे साइजेस में। ठीक है, इसमें रीज़न क्या दे रखा है, ह्यूमन जीनोम इज सेड टू हैव अप्रॉक्सीमेटली 3×10⁻⁹ बेस पेयर एंड टोटल एस्टिमेटेड हमारा जो होता है सिक्वेंसिंग की बहुत हाई होती है। तो मुझे इसमें रीज़न भी सही लग रहा है, क्योंकि रीज़न में सही बताया कि 3×10⁹ बेस पेयर लॉन्ग होता है और करीब उसका सीक्वेंसिंग में बहुत हाई कॉस्ट आती है। बट इसमें जो एसर्शन है वो रॉन्ग है, क्योंकि एसर्शन में लिखा है कि टोटल DNA तो हम सेल से निकालते हैं, हम तो डिज़ायर्ड DNA फ्रेगमेंट निकालते हैं ना, जो हमें चाहिए होती है, हम उसको फिर क्लोन करके उसके बहुत सारे कॉपीज़ बनाते हैं एम्पलीफिकेशन करके। तो टोटल DNA फ्रेगमेंट हम इसमें टोटल DNA सेल से नहीं निकालते। तो एसर्शन इज़ रॉन्ग, रीज़न इज़ राइट। इसका भी आंसर हमारा डी है। अब देखिए 125 वाला, राइबोसोमल RNA सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो हमें बताया कि जो RNA होता है वो न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस में बनता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि RNA हमारा न्यूक्लियस में बनता है, बनने के बाद वो साइटोप्लाज्म में बाहर आता है। ठीक है, अब रीज़न देखिए क्या है, इट इज़ ट्रांसक्राइब बाय द एंजाइम RNA पॉलीमरेज। उन्होंने बोलते हैं कि इसमें हमारा राइबोसोमल RNA जो ट्रांसक्राइब होता है, उसको जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में ट्रांसक्राइब करते हैं वो RNA पॉलीमरेज थर्ड करता है। तो NCERT में साफ साफ लिखा है कि वो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्राइब्ड होता है RNA पॉलीमरेज फर्स्ट से, ना कि थर्ड से। तो इसमें हमारा रीज़न क्या है, रॉन्ग है। तो आंसर है असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। अब आ जाइए 126 में, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ DNA इज ट्रांसक्राइब्ड। इसमें लिखा है कि एक स्ट्रैंड DNA का ट्रांसक्राइब्ड होता है, रीज़न लिखा है, ठीक है, DNA का एक स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब्ड होता है, रीज़न लिखा है कि स्ट्रैंड्स हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस कोड्स फॉर द सेम प्रोटीन। तो देखिए इसमें रीज़न दे रहा है कि जो हमारे स्ट्रैंड्स होते हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट्री बेस कोड होता है वो सेम प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट इसकी रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वन स्ट्रैंड DNA का ट्रांसक्राइब होता है, ये सबको पता है RNA बनाने के लिए, बट जो स्ट्रैंड जिनकी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस अलग हैं वो सेम प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है, वो अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। तो इसका हो गया हमारा रीज़न इज़ फॉल्स। तो रीज़न हमारा इसका फॉल्स हो गया, ऑप्शन जाएगा हमारा C। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए रिसर्च एंड रीज़न मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के। मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्शन रीज़न फ्रॉम चैप्टर एवोल्यूशन। तो देखिए 87 वाला क्या है हमारा, द नंबर ऑफ वाइड विंग्ड मॉथ्स डिक्रीज ड्रास्टिकली आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड। तो जो वाइट मॉथ्स हैं वो हमारी क्या डिक्रीज़ होगी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद इंग्लैंड में। तो असर्शन हमारा ठीक है। अब देखिए जो रीज़न है वो ये दे रखा है यहाँ पर कि इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वर मोर मार्क्ड इन रूरल एरियाज़ ऑफ इंग्लैंड। तो देखिए इसमें जो इन्होंने रीज़न दे रखा है, ये रीज़न इन्होंने गलत दे रखा है, बिकॉज़ ये साफ साफ NCERT में भी लिखा हुआ है कि
जो हमारा रूरल एरियाज़ थे जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑकर नहीं हुआ, वहाँ पे जो काउंट था मेलेनिक मॉथ्स का वो बहुत लो था। तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं था रूरल एरियाज़ में, तो इसलिए यहाँ पे इसका रीज़न पूरा गलत है। अब आ जाइए नेक्स्ट 88 में। होमो सैपियंस हैव इवॉल्व फ्रॉम चिंपैंजीज लाइक एंसेस्टर्स। जो होमो सैपियंस हैं वो हमारे चिंपैंजीज लाइक एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, ये हमारा असर्शन। रीज़न क्या है कि रीज़न में ये बताया गया है कि देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द टू, मतलब कि होमो सैपियंस और चिंपैंजीज में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है उनके अमीनो एसिड्स में, जो कि प्रोटीन का सीक्वेंस होता है, और साइटोक्रोम सी में। तो इस वजह से इनमें कोई भी डिफरेंस ज़्यादा नहीं पाया गया, इसलिए ये दोनों हमारे सिमिलर थे। तो हमारा यहाँ पे रीज़न भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, असर्शन इज़ ट्रू एंड ए इज़ ऑल्सो द ए एंड आर आर ट्रू, और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि वहाँ पे इनके अमीनो एसिड्स में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं था। अब देखिए 89 वाले में आ जाइए। अडेप्टिव एबिलिटी हैज़ अ जेनेटिक बेसिस एंड इज़ इनहेरिटेड। जो अडेप्टिव एबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसका एक जेनेटिक बेसिस होता है, वो इनहेरिट भी होती है आगे की जनरेशन्स में, जो अडेप्टेशंस कोई भी ऑर्गेनिज्म करता है। और रीज़न देखिए, फिटनेस इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। तो उन्होंने रीज़न में ये बता दिया है कि जो फिटनेस होती है वो एबिलिटी का एंड रिजल्ट है कि कैसे वो अडेप्ट कर रहा है और सिलेक्ट उसको नेचर कैसे कर रहा है। तो देखिए इसमें क्या है कि असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू है, बट रीज़न इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है ए का, क्योंकि देखिए आपको पता है कि ए में दे रखा है अडेप्टिव एबिलिटी के बारे में बताया है, अडेप्टिव कि कैसे वो जेनेटिक बेसिस बनता है और कैसे वो इनहेरिट होता है, और यहाँ पे इन्होंने क्या बता दिया, फिटनेस के बारे में। ओके, तो यहाँ पे रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब आ जाइए 90 वाले में। जेनेटिक मेकअप सर्व्स एज द प्राइमरी फैक्टर इन शेपिंग द फिनोटाइप ऑफ अ स्पीशीज़। तो इसमें जो जेनेटिक मेकअप होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो सबसे पहला फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस बनाने के लिए, एंड नॉट वाइस वर्सा, ये दूसरे के वाइस वर्सा नहीं है। अब रीज़न देखिए क्या है, अडेप्टेशन इन्वॉल्व्स द फिनोटाइप्स इंटरेक्शन। अडेप्टेशन से क्या होता है कि फिनोटाइप के किसी ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में इंट्रैक्शन होता है एनवायरनमेंट के साथ, लीडिंग टू चेंजेस इन जेनेटिक मेकअप, जिसकी वजह से उनके जेनेटिक मेकअप में चेंजेस आते हैं ओवर जनरेशन, बहुत जनरेशन्स में। अब देखिए इसमें असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, बट जो रीज़न है वो इसका फर्स्ट वाले असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है करेक्ट। क्यों? यहाँ पे साफ साफ लिखा है जेनेटिक मेकअप सर्व एज अ प्राइमरी फैक्टर। जेनेटिक मेकअप सबसे पहला फैक्टर है किसी का भी फिनोटाइप का, साफ पता है, अगर जैसे जीन्स होंगे वैसे ही आप दिखेंगे। अब रीज़न में ये दे रखा है कि अडेप्टेशन इन्वॉल्व्स, अडेप्टेशंस के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करते, तो इसलिए ये इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब आ जाइए 91 वाले में। लाइकेंस आर यूज्ड एज इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन। तो यहाँ पे हम बताया कि जो लाइकेंस होती हैं वो पोल्यूशन का इंडिकेटर्स होती हैं। ठीक है, रीज़न क्या है, अब पल्यूटेड इन्वायरमेंट एक्सेलरेट्स द ग्रोथ ऑफ लाइकेन। जो पल्यूटेड इन्वायरमेंट होता है वो एक्सेलरेट मतलब लाइकेन की ग्रोथ ज़्यादा कराता है। तो यहाँ उल्टा लिख दिया, बाय प्रोवाइडिंग दैम मोर न्यूट्रिएंट्स, तो ये उल्टा हो गया। ओके, क्योंकि लाइकेंस जो होती हैं वो पल्यूटिंग इन्वायरमेंट में नहीं रहती हैं, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होती हैं पॉल्यूशन, तो जहाँ पॉल्यूशन कम होता है वहाँ लाइकेंस रहती हैं, इसलिए वो इंडिकेटर होता है कि यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ़ सुथरी जगह और लाइकेंस यहाँ ग्रो कर रही है। तो बाय सीइंग द लाइकेंस हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे पॉल्यूशन है, कहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है। तो इसका आ जाएगा हमारा सी, असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। अब आ जाइए आप लास्ट वाले में, 92 वाले में। देखिए क्या है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन मेंटेन्स द मीन वैल्यू ऑफ अ ट्रेड थ्रू जनरेशन। जो स्टेबलाइजेशन हमारी सिलेक्शन होता है प्रोसेस, इसमें हमारा मीन वैल्यू ट्रेड के करेक्टर की मेंटेन रहती जनरेशन्स तक। ठीक है, असर्शन। रीज़न में भी देखिए इन्होंने क्या दे रखा है, स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन कैसे होता है, ऑकर इन ऑलमोस्ट ऑल पॉपुलेशन में स्टेबलाइजेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि वो एलिमिनेट करते हैं एक्सट्रीम फॉर्म, अपने वहाँ से वो एलिमेंट्स को हटा देते हैं पॉपुलेशन में से, इसी को बोलते हैं स्टेबलाइज होना। पॉपुलेशन स्टेबलाइज कब होती है, जब वहाँ पे जो उनको पॉपुलेशन का इंडिविजुअल नहीं चाहिए, जब उसको वहाँ से हटा देते हैं, तो वो हो जाता था हमारा स्टेबलाइजेशन। तो इसमें हमारा असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, तो बोथ आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन जाएगा हमारा ए। ये हो गया आपके एवोल्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्शन रीज़न क्वेश्चंस। सबसे इंपॉर्टेंट असर्शन रीज़न ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ में से पहला देखिए हमारा क्या है, 77 वाला। मोर एंड मोर चिल्ड्रंस इन मेट्रो सिटीज़ ऑफ इंडिया सफ़र फ्रॉम एलर्जीज एंड अस्थमा ड्यू टू सेंसिटिविटी टू एनवायरनमेंट। तो इसमें लिखा कि ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रंस हमारे मेट्रो सिटीज़ में जो एलर्जी से सफ़र कर रहे हैं और अस्थमा से भी, क्योंकि उनकी बहुत सेंसिटिविटी होगी एनवायरनमेंट से। रीज़न क्या है, मॉडर्न डे लाइफस्टाइल्स एंड द प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट इन अर्ली लाइफ हैज़ रिजल्टेड इन लोअरिंग द इम्यूनिटी। तो मॉडर्न डे लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर हम देखें तो बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होगी, क्योंकि उनको हम बहुत ही एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखना शुरू कर दिया, उनसे उनकी इम्यूनिटी लोअर हो गई है।
तो इसमें देखिए असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है, तो इसका ऑप्शन जाएगा ए। तो असर्शन इज़ ऑल्सो करेक्ट एंड रीज़न भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब आ जाइए 78 वाले में। मैरी मैलन कंटिन्यूड टू स्प्रेड टाइफॉइड फॉर मैनी ईयर्स। तो मैरी मैलन ने बहुत सालों तक टाइफॉइड को स्प्रेड करा, बहुत सालों तक। ठीक है, मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। रीज़न देखिए क्या है। साल्मोनेला टाइफी जो कि टाइफॉइड कॉज करता है, जनरली एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर कॉन्टेमिनेटेड विद इट। तो ये पानी के थ्रू, गंदे पानी और खाने के थ्रू ये बॉडी में एंटर होता है, बिल्कुल सही है। रीज़न भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, तो ऑप्शन होगा हमारा इसका ए। मैरी मैलन ने ये स्प्रेड करा टाइफॉइड बहुत सालों तक। शी वॉज प्रोफेशनली कुक, और साल्मोनेला टाइफी ही कॉज करता है टाइफॉइड, और वही हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से एंटर होता है फूड और वाटर से, उसके थ्रू। अब देखिए नेक्स्ट में आ जाइए 79 वाला। एसर्शन है कोकेन प्रोड्यूसेस अ सेंस ऑफ यूफोरिया एनर्जी। तो कुछ जो कोकेन होता है वो हमारी बॉडी में सेंस यूफोरिया, एक्साइटमेंट की सेंस लाता है और एनर्जी भी लाता है। तो इसमें रीज़न है कि इट इंटरफर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो, कि वो हमारे ट्रांसमीटर जो डोपामाइन है हमारी बॉडी में, उससे इंटरफेयर करता है। देखिए इसमें जो रीज़न है ना, रीज़न इसमें जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन? क्योंकि उन्होंने जो दे रखा है कि डोपामाइन से इंटरफेयर तो वो करता है, बट क्वेश्चन असर्शन है कि कोकेन सेंस ऑफ यूफोरिया। एनसीईआरटी में साफ साफ लाइन लिखी है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि एनसीईआरटी की लाइन्स क्यों पढ़नी है। वहाँ साफ लिखा है कि इट स्टिमुलेट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कॉजेज यूफोरिया एंड इट इंटरफेयर्स विद द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। साफ लाइन लिखी है कि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, यूफोरिया की सेंस लेके आता है। क्लियर हो गया? तो इसमें इसलिए हमारा जो इसमें रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। रीज़न तो सही है, बट ये उसकी दूसरी लाइन थी, उसके पहले हमारी लाइन थी स्टिमुलेट वाली। तो इसमें ऑप्शन जाएगा बी। बी मतलब असर्शन इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब आ जाइए 80 वाले में। Salmonella infects various human organs like through the blood stream। साल्मोनेला जो होता है हमारा जो बैक्टीरिया, वो हमारी बॉडी के बहुत ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। इसमें रिसर्शन क्या दे रखा है कि ओनली साल्मोनेला स्पीशीज़ कैन विथस्टैंड द हाई पीएच। तो साल्मोनेला स्पीशीज़ ये जो हमारी बॉडी में हाई पीएच में भी ज़िंदा रह सकती है। तो देखिए 80 का ऑप्शन जो है वो हमारा सी क्यों है। एसर्शन इसमें हमारा सही है, साल्मोनेला हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है ब्लड के थ्रू, बट रीज़न जो है हमारा इसमें वो बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि साल्मोनेला हमारा जो है विथस्टैंड कर सकता है, हाई टेम्परेचर विथस्टैंड नहीं कर सकता, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब आ जाइए 81 में। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर मोर डेंजरस टू द अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म दैट बेनाइन ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बहुत खतरनाक होती हैं एज़ कम्पेयर टू बेनाइन ट्यूमर्स। सही है असर्शन, ठीक है। रीज़न देखते हैं क्या है। अनलाइक मैलिग्नेंट ट्यूमर दैट टेंड्स टू बी स्टे लोकलाइज्ड इन द सेम रीजन। मतलब ये सेम रीजन पे लोकलाइज नहीं रहती हैं। बेनाइन ट्यूमर जो होती हैं वो स्प्रेड होती हैं अलग अलग ऑर्गन्स में, ये रॉन्ग है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हमारी स्प्रेड होती हैं, बेनाइन ट्यूमर्स हमारी कन्फाइंड टू वन ऑर्गन रहती हैं। तो उन्होंने उल्टा लिख दिया, तो हमारा रीज़न फॉल्स हो गया, असर्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब आ जाइए 82 में। एड्स इज़ अ सिंड्रोम कॉज्ड बाय HIV। एड्स एक ऐसा सिंड्रोम है जो कि HIV से होता है, ठीक है। असर्शन हमारा रीज़न क्या है कि HIV इज़ अ वायरस दैट डैमेजेस द इम्यून सिस्टम विद DNA एज इट्स जेनेटिक मटेरियल। तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिख भी दिया स्टूडेंट्स के लिए कि HIV जो है ऐसा वायरस है जो कि हमारे DNA को डैमेज, जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रहा है विद, क्यों, किसके साथ, अपने DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है HIV में, उसका RNA जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि HIV इज़ अ वायरस, तो वायरस के जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, RNA। तो रीज़न इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, असर्शन इज़ राइट। तो ऑप्शन हमारा इसका होगा सी। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि देखिए असर्शन रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से ही आते हैं, वहीं से थोड़ा बहुत उनको घुमा दिया जाता है। नेक्स्ट असर्शन रीज़न देखिए, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए 55 वाला देखिए। लार्ज होल्स इन स्विस चीज़ आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय अ स्पेसिफिक माइक्रोब। तो स्विस चीज़ में बहुत बड़े बड़े होल्स होते हैं, आपने देखा है बहुत बड़े बड़े इसमें छेद होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है माइक्रोब्स की हेल्प से। असर्शन मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। रीज़न क्या है देखिए इसका। स्पेसिफिसिटी ऑफ करेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट ऑफ स्विस चीज़ इज़ ड्यू टू द यूज़ ऑफ बैक्टीरियम प्रोपिनियो बैक्टीरियम शर्मानी। तो हमें उस चीज़ का जो टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट जो मिलता है वो अलग अलग बैक्टीरिया के यूज़ से मिलता है, जो कि हमारा बैक्टीरिया यहाँ पे है प्रोपिनियो बैक्टीरियम शर्मानी। तो
तो देखिए हमें यहाँ पे उसका टेक्सचर और टेस्ट इसी वजह से मिलता है क्योंकि यहाँ पे एक माइक्रोब यूज़ होता है जिसका नाम है प्रोपिनियो बैक्टीरियम शर्मानी। इसमें एसर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, तो एसर्शन रीज़न बोथ आर द ट्रू, ऑप्शन जाएगा इसमें हमारा ए। नेक्स्ट वाले में आ जाइए आप। 56 वाले में एसर्शन क्या है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर इज़ अप्रोप्रिएटली कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑल्सो। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, एसर्शन बिल्कुल सही है। रीज़न देखते हैं क्या दे रखा है इसका। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर इज कैरिड आउट बाय हेटरोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म से करते हैं जो कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं हमारे सीवेज वाटर में, बिल्कुल सही है। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे जो कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, तो हमारा इसमें ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए आप 57 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। Statins produced by the fermentation activity of Monoscus purpuris is used as a blood cholesterol lowering agent. Statin सबको पता है, ये हमें केमिकल मिलता है, फर्मेंटेशन करते हैं हम एक फंजाई का जिसका नाम है मोनस्कस परप्यूरिस। उसके फर्मेंटेशन करने के बाद हमें स्टैटिन एज अ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मिलता है और ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। बिल्कुल ठीक है। रीज़न क्या है? स्टैटिन जो होता है इट एक्ट एज अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का काम करता है ऑफ द एंजाइम। जो एंजाइम हमारा बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनाता है, सिंथेसाइज करता है, उसको ये इनिबिट, उसको ये रोकता है कंपटीशन करके। तो बिल्कुल ठीक है, उसको कंपटीशन करके रोकेगा तो स्टैटिन्स जो होगा हमारा वो कोलेस्ट्रॉल बनने नहीं देगा और इसलिए स्टैटिन्स की टैबलेट डॉक्टर भी देते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो जाता है। असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो उसका ऑप्शन जाएगा ए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों असर्शन रीज़न थे हमारे चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में से। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर से प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस में से। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन हमारे आ सकते हैं एग्जामिनेशंस में, बोर्ड्स में। पहला देखिए जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए। असर्शन है सिंथेटिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स आर यूज ड्यूरिंग एनिलिंग इन अ पीसीआर। तो पीसीआर में एनिलिंग की प्रोसेस करने के लिए हम सिंथेटिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स का यूज़ करते हैं। इसमें रीज़न दे रखा है कि प्राइमर्स बाइंड टू द डबल स्टैंडर्ड डीएनए एट देयर कॉम्प्लीमेंट्री रीजन। तो देखिए प्राइमर बाइंड करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में, फिर उसके बाद एक्सटेंशन भी करते हैं, तो ठीक है। पर इसमें देखिए हमारा जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारा असर्शन का, क्योंकि यहाँ पे इनको बताना चाहिए था कि जो हमारे प्राइमर्स होते हैं उनका जो मेन काम होता है वो एक्सटेंशन की प्रोसेस करते हैं, उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा बी। ठीक है, क्योंकि रीज़न हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब आ जाइए 59 वाले में। इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगर हम डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ काटना है तो हमें उसको रिलीज करवाना पड़ेगा सेल मेम्ब्रेन में से जिसके अंदर वो होता है। ठीक है, पहले हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे तभी काटेंगे, ठीक लिखा है। रीज़न पर इन्होंने यहाँ पे ये लिख दिया है कि हमारा जो प्लांट सेल है उसको ट्रीट करते हैं हम काइटिनेज नाम के एंजाइम से कि उस अपने सेल के मेम्ब्रेन को वो ब्रेक करे और वहाँ से अपने डीएनए को बाहर निकाले। तो आपको ये बता दूं कि प्लांट सेल को हम ट्रीट नहीं करते हैं काइटिनेज से, हम फंगल सेल को काइटिनेज से ट्रीट करते हैं क्योंकि फंगस की सेल वॉल काइटिन की होती है, प्लांट की सेल सेल्यूलेज की होती है, तो उसको हम सेल्यूलोज की, तो हम उसको सेल्यूलेज नाम के एंजाइम से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेल्यूलेज एज कम्पेयर टू काइटिनेज। सेल्यूलेज हम यूज़ करते हैं सेल्यूलोज को ब्रेक करने के लिए प्लांट्स में, तो इसलिए हमारा ये रीज़न रॉन्ग है, ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट में आ जाइए अब। नेक्स्ट देखिए 60 वाले में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज आर कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगर हम डीएनए दो सोर्सेज से ले रहे हैं, उसको हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर रहे हैं, तो हमारे जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो फ्रेगमेंट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिकी एंड्स। तो फ्रेगमेंट्स में हमारे जो स्टिकी एंड्स होंगे वो अलग अलग होंगे। तो देखिए इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो एक्सट्रैक्शन हमारा फॉल्स है। तो देखिए जब डीएनए को हम दो अलग अलग सोर्सेज से लाएंगे और कट करेंगे सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो हमारा जो फ्रेगमेंट उनके डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स नहीं होंगे, क्योंकि हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ कर रहे हैं तो सेम वहाँ पे सेम स्टिकी एंड्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा असर्शन इसका रॉन्ग है। रीज़न देखिए क्या है कि इनको हम ज्वाइन कर सकते हैं एंड टू एंड यूजिंग डीएनए। तो ठीक है, इन दोनों को हम एंड टू एंड ज्वाइन करके डीएनए लाइगेज से ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन जाएगा डी कि असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू, कि रीज़न हमारा बिल्कुल सही है, असर्शन हमारा इसमें गलत है। अब आ जाइए 61 वाले में। द ब्लू कलर प्रोड्यूस्ड बाय, जो ब्लू कलर प्रोड्यूस्ड होता है ई कोलाई कॉलोनीज इंडिकेट दैट दे आर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो ई कोलाई की कॉलोनी जो ब्लू कलर बना रही है उससे ये बता रही है कि वो ट्रांसफॉर्मेंट्स नहीं है।
एंड डू नॉट हैव एनी इंसर्ट, उनके अंदर कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इकोलाई एनसीईआरटी में साफ लाइन दे रखी है कि ब्लू कलर जो प्रोड्यूस कर रही हैं कॉलोनीज, उनके अंदर कोई भी ट्रांसफॉर्मेंट को चेंज नहीं, उनके अंदर कोई भी डीएनए नया नहीं गया है। रीज़न क्या है कि प्रेजेंस ऑफ एन इंसर्ट, अगर उनके अंदर कोई डीएनए जा रहा है तो इससे वो क्या हो जा रही है, इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो जा रहा है वहाँ पे उनके अंदर एंजाइम का, जिसका नाम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेस। एंड द कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, और कॉलोनीज कोई भी कलर नहीं बनाती, क्योंकि जब उनके अंदर ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ए एंजाइम है तो इसके पीछे एज आ रहा है, जब भी इनएक्टिव हो जाएगा तो वो कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगी। बिल्कुल सही है, तो इसमें असर्शन भी हमारा ठीक है और रीज़न भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है कि अब दोनों के दोनों सही हैं। तो ये देखिए बिल्कुल सही है कि जैसे हम इंसर्ट करेंगे, जो इंसर्शन एक्टिवेशन होगा तो एंजाइम का, तो वहाँ पे कॉलोनीज कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगी। और यहाँ पे उन्होंने रीज़न में भी साफ लिखा हुआ था असर्शन में कि ब्लू कलर जो होगा वो प्रोड्यूस्ड होगा इकोलाई कॉलोनीज से। वो ये इंडिकेट करेगा कि ये जो कॉलोनीज़ है हमारी ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, क्योंकि जब वो ट्रांसफॉर्मेंट्स हो जाएंगी तो वो कोई कलर प्रोड्यूस्ड नहीं करेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट असर्शन रीज़न है इस चैप्टर से, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के लिए। तो ये हमारे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस से असर्शन रीज़न होगी सबसे इंपॉर्टेंट वाले। नेक्स्ट हमारे असर्शन रीज़न इंपॉर्टेंट है, वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस में से पहला देखते हैं क्या है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट। आई होप आपको सारे असर्शन रीज़न समझ में आ रहे हैं, आपको बिल्कुल ध्यान देना है इनके लिए बोर्ड में, ताकि मार्क्स आपके यहाँ पे कट ना हो। पहला देखिए क्या है, अ पेशेंट ऑफ एडीए डेफिशिएंसी, जिसको एडिनोसाइन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी है, रिक्वायर्स पीरियडिक और रिपीटेड इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स। तो हमें पता है कि उसको हमें बार बार हर टाइम पे पीरियडिकली जो भी हमारा टाइम पीरियड है उसके बाद हमें इसको दोबारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स के थ्रू एडीएस की बॉडी में डालना ही होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, सेशन एनसीईआरटी में भी साफ साफ लिखा है। रीज़न क्या है, लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल, लिम्फोसाइट्स इमॉर्टल नहीं होते हैं, उनका एक लाइफ स्पैन है, वो मर जाते हैं कुछ टाइम बाद, तो फिर उनको दोबारा से वो नए बनते हैं। तो इसलिए हमें बार बार जो नए बनेंगे उनके अंदर दोबारा से हमें एडीए डालना ही पड़ेगा। तो देखिए इसमें असर्शन भी ठीक है, रीज़न बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन हमारा जाएगा ए। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में आ जाइए 51 वाले में, पीसीआर इज़ अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर। पीसीआर बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिससे हम कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगा सकते हैं। रीज़न है कि पीसीआर कैन डिटेक्ट म्यूटेशंस इन लो अमाउंट, छोटे से अमाउंट ऑफ डीएनए में भी हम पीसीआर से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से म्यूटेशंस का पता लगा सकते हैं। तो देखिए कोरोना के टाइम पे भी पीसीआर ही हो रही थी हर जगह पे, तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल ए बिल्कुल सही है, असर्शन भी बिल्कुल ठीक है, रीज़न भी बिल्कुल ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन जाएगा ए। assertion and both reason both are true and R is the correct explanation of assertion। अब नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट देखिए ध्यान से, आपको सिर्फ सुनना ही है, आप सुनने से ही अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं assertion रीजन से। इसमें देखिए क्या है, इन मॉलिकुलर डायग्नोसिस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। तो देखिए जब मॉलिकुलर डायग्नोसिस हम करते हैं किसी भी डिजीज़ का, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए को हम टैग करते हैं एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोब लगाकर। ठीक है, बिल्कुल सही है assertion इसका, प्रोब लगाते हैं, प्रोब ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं हमारे। रीज़न क्या है कि आप प्रोब ऑलवेज सर्चेज एंड हाइब्रिडाइज विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, प्रोब हमेशा ढूंढते हैं अपना हाइब्रिडाइज डीएनए को, उससे ही वहाँ पे करके वो हाइब्रिडाइज करता है उससे। ठीक है, तो इसमें देखिए आर भी हमारा ठीक है, बट हमारा जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि असर्शन इसमें ये बता रखा है कि प्रोब हमारा जो होता है, इसको प्रोब कहते हैं कि मॉलिकुलर डायग्नोसिस में प्रोब हमारा जो होते हैं रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हाइब्रिडाइज करते हैं, बट रीज़न हमारा इसके एज पर द असर्शन रीज़न हमारा करेक्ट नहीं है। अब देखिए 53 वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब टैग्ड विद अ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल डज नॉट अपीयर इन एन ऑटो रेडियोग्राम। जो हम ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं, जो हमारे डीएनए प्रोब होते हैं, जो टैग रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल जो प्रोब होते हैं, जब वो अपना बेस पेयर वो हाइब्रिडाइज कर लेते हैं तो वो अपीयर नहीं होते हैं उस फिल्म में, ऑटोग्राफी में। ठीक है, नहीं होते हैं अपीयर, साफ बात, तभी तो हम पता लगाते हैं कि जो अपीयर नहीं हुए वही हमारे म्यूटेंट है। रीज़न क्या है कि complementarity with DNA obtained from cloned cells form the basis of probing using tagged DNA molecule ऑटो रेडियोग्राफी। तो कॉम्प्लीमेंट्रिटी विद डीएनए ऑब्टेन हमें जो होती है क्लोन सेल्स में से, वो हमारा प्रोबिंग का बेसिस बनता है, जिसे हम टैग करते हैं और ऑटो रेडियोग्राफी में देखते हैं। तो देखिए इसमें पूरा कंप्लीट उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया प्रोब क्या होता है और इसका काम क्या होता है। तो इसमें असर्शन भी ठीक है, रीज़न अगर आपको 52 वाले में कन्फ्यूजन था ना, 53 से आप समझ जाएंगे कि वो गलत क्यों था। तो इसमें देखिए हमारा ऑप्शन जाएगा ए भी ठीक है, आर भी दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन ही बिल्कुल सही है। 54 वाले में आ जाइए, असर्शन है कि ट्रांसपोजन्स कॉज इंसर्शन इन म्यूटेशन दैट कैन बी ट्रीटेड यूजिंग जीन साइलेंसिंग। तो देखिए ट्रांसपोजन्स एक्टिव मोबाइल जेनेटिक मटेरियल होता है, ये हमारा इंसर्शन एक्टिव म्यूटेशंस कॉज करता है और जिसको हम जीन साइलेंस करके ट्रीट कर सकते हैं। आपको पता है जीन साइलेंसिंग में हम आरएनए इंटरफ्रेंस करते हैं।
रीज़न देखिए क्या है कि ट्रांसपोजन्स आर मोबाइल जेनेटिक मटेरियल, जो मैंने पहले बताया वही देखो यहाँ आ गया। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं हमारे जो सेल्फ ही रेप्लिकेट करते हैं, किससे, वेया थ्रो एंड आरएनए इंटरमीडिएट्स की हेल्प से रेप्लिकेट करते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही है, असर्शन भी बिल्कुल ठीक है ट्रांसपोजन्स के बारे में, उसका रीज़न भी बिल्कुल ठीक है, वो मोबाइल जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं और इंसर्शन एंड एक्टिवेशन म्यूटेशंस को कॉज करते हैं। तो देखिए ये आपके इंपॉर्टेंट हो गया बायोटेक्नोलॉजी और इस एप्लीकेशन से, इसलिए आपको बार बार कह रही हूँ कि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़िए, इसलिए मेरी सारी लेक्चर्स में एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि वो बहुत मस्ट है असर्शन रीज़न करने के लिए, शॉर्ट आंसर वेरी शॉर्ट को एमसीक्यूज करने के लिए, सारे फोकस्ड क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस असर्शन रीजन चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो देखते हैं पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है सबसे ज़्यादा। असर्शन देखिए क्या है, डार्विन शोड हाउ इवन अ स्लो ग्रोइंग एनिमल लाइक एलिफेंट कुड रीच इनॉर्मस नंबर। डार्विन ने बोला कि अगर हम देखें कि छोटा सा एक एनिमल जो बहुत बड़ा एनिमल है एलिफेंट, और उसको अगर हम चेक ना करें, स्लो ग्रोइंग, छोटा मतलब स्लो ग्रोइंग एनिमल है और बहुत बड़ा एनिमल है, उनको भी अगर हम चेक ना करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में बढ़ सकता है। रीज़न देखिए क्या है, व्हेन रिसोर्सेज इन अ हैबिटेट आर अनलिमिटेड, क्यों बढ़ेगा ज़्यादा नंबर में एलिफेंट्स की आबादी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, ईच स्पीशीज़ हैज़ द एबिलिटी टू रियलाइज इट्स इनेट पोटेंशियल फुली। अगर कहीं भी रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, जो उनकी मेन उनको चाहिए खाना पीना रहने की जगह, अगर वो अनलिमिटेड हैं, तो कोई भी स्पीशीज़ हमारी अपनी जो उनको जन्म से अधिकार मिला है अपनी पूरी पोटेंशियल को यूज़ करने का, वो उसको पूरा यूज़ करता है और अपने नंबर को बढ़ाता है, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता है। तो देखिए इसमें असर्शन भी बिल्कुल ठीक है, रीज़न भी बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा हमारा ए, असर्शन रीज़न बोथ आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब आ जाइए नेक्स्ट वाले में। असर्शन इसमें देखिए क्या है, द मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफेरस, जो मेडिटेरियन ऑर्किड है हमारा ऑफेरस, यूजेस सेक्सुअल डिसीट टू गेट पॉलिनेटेड बाय अ स्पीशीज ऑफ बी। सेक्सुअल डिसीट वहाँ होता ही है, जिसे हम बोलते हैं फेक कपल समझ के वो वहाँ पे पॉलिनेशन करने के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए जाते हैं वहाँ पे, तो प्लांट का पॉलिनेशन हो जाता है। रीज़न क्या है कि द फीमेल चेंजेस इट्स कलर डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ दैट एरिया। देखिए असर्शन बिल्कुल ठीक है, रीज़न बिल्कुल गलत दिया। फीमेल अपना कलर चेंज करती है डिपेंडिंग, फीमेल नहीं होती है वो मेल होता है, और अपना कलर डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर का ऐसा कोई रूल वहाँ नहीं होता। वहाँ पे एक सेक्सुअल डिसीट होता है कि वो मेल अट्रैक्ट होता है फीमेल की तरफ, उसका कलर देख के उसको लगता है कि फीमेल पार्टनर उसका कपल है। तो रीज़न बिल्कुल गलत है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कि असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। अब आ जाइए 44 में। कैटल एगरेट एंड कैटल एगरेट जो हमारे होते हैं बगुले, और ग्रेजिंग कैटल जो होती है हमारे जानवर चढ़ते हैं, इन क्लोज एसोसिएशन इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। ठीक है, कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है, इसमें कमेंसलिज्म होता है हमारा कैटल एगरेट और ग्रेजिंग कैटल के बीच में। आपने देखा कि जब रीज़न क्या है कि एज ग्रेजिंग कैटल मूव थ्रू द फील्ड, जैसे ग्रेजिंग कैटल फील्ड में मूव करती है, दे स्टिर अप एंड फ्लस, उनके पैर जो होते हैं झाड़ियों में लगते हैं और वहाँ से घास में से इंसेक्ट्स निकल के आते हैं फ्रॉम वेजिटेशन दैट अदरवाइज माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर एग्रेट्स टू फाइंड एंड कैच, और वो इंसेक्ट बहुत मुश्किल हो जाएगा बगुले के उनको झाड़ियों में से ढूंढना और घास के बीच में से निकाल के खाना। बट कैटल जब जानवर हमारे घास खाते हैं तो चलते हैं, तो उनके पैरों के नीचे जो इंसेक्ट आते हैं फटाफट वो वहाँ से भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो वहाँ पे जो एग्रेट्स बगुले होते हैं उनको आराम से ये इंसेक्ट्स को खाने को मिल जाता है। तो इसमें असर्शन भी बिल्कुल ठीक है, रीज़न बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन होगा हमारा ए। 45 वाला देखिए, द मोनार्क बटरफ्लाई इज़ हाईली डिजास्टरफुल टू द प्रीडेटर। मोनार्क बटरफ्लाई बहुत खतरनाक होती है अपने प्रीडेटर्स के लिए, सबको पता है। रीज़न देखिए इसमें क्या दे दिया है इन्होंने, कि बटरफ्लाई जो होती है उसकी बहुत रफ स्किन होती है और वो पैलेटेबल नहीं होता है, बिल्कुल गलत दे दिया, क्योंकि इसमें ऐसा कोई एनसीईआरटी में कोई जिक्र ही नहीं किया उसके बारे में। उसका एक टॉक्सिक केमिकल होता है कैटरपिलर स्टेज में, उसके बारे में बता रखा है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो रीज़न इसका बिल्कुल गलत है। द असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। अब देखिए नेक्स्ट वाला, लास्ट वाला, इसमें देखिए क्या है, असर्शन है कि कैटल एंड गोट आर नॉट सीन ब्राउजिंग ऑन कैलोट्रोपिस ग्रोइंग इन एबंडेंट फील्ड्स। हमने देखा है जो कैलोट्रोपिस अक का पेड़ होता है, AAA के अक कहते हैं इसको कॉमनली, तो इनमें आपने देखा होगा कि कोई भी एनिमल या गोट या कोई भी कैटल इसमें ब्राउजिंग इनके पत्तों को नहीं खाते हैं, इन पेड़ों के पत्तों को। अब देखिए नहीं खाते, बिल्कुल सही है असर्शन। रीज़न देखते हैं क्या है इसमें। देखिए रीज़न इसमें दे रखा है कि कैटल एंड जो गोट्स होती हैं वो ग्रेजिंग अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ ऑफेंसिव स्मेल ऑफ इट्स फ्लावर, की जो कैलोट्रोपिस होता है इसकी बहुत ही गंदी स्मेल होती है। ये इसमें बिल्कुल गलत दे रखा है रीज़न देखिए। कैलोट्रोपिस में गंदी स्मेल नहीं होती है, उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉक्सिक केमिकल होता है जिसकी वजह से वो उसको नहीं खाते क्योंकि वो जहरीला होता है।
क्लियर हो गया। तो इसमें असर्शन इसमें बिल्कुल सही है, रीज़न इसमें रॉन्ग है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, दैट इज असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज़ फॉल्स। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सी। तो ये हो गया हमारे इस चैप्टर के असर्शन रीज़न इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के। नेक्स्ट असर्शन रीज़न इंपॉर्टेंट हमारे होगी चैप्टर इकोसिस्टम से। देखते हैं पहला असर्शन रीज़न हमारा क्या है। देखिए 51 वाला क्या है स्टूडेंट्स, डिकम्पोजिशन प्रोसेस इज स्लोअर इफ द डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड क्यूटिन। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है कि हमारा जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है वो बहुत स्लो होगी अगर हमारा जो डेट्रिटस है, वेस्ट है, वो लिग्निन और क्यूटिन नाम के केमिकल्स में बहुत ज़्यादा रिच हैं। तो देखिए यहाँ पे काइटिन भी हो सकता है वैसे। अब देखिए रीज़न क्या है, डिकम्पोजिशन इज़ अ लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। तो डिकम्पोजिशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, ऑक्सीजन होती है तभी डिकम्पोजिशन प्रॉपर होता है। तो देखिए इसमें रीज़न भी ठीक है, पर असर्शन के हिसाब से रीज़न उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनको एक्सप्लेन करना चाहिए था कि डिकम्पोजिशन की प्रोसेस स्लो इन दोनों में क्यों होती है, लिग्निन और क्यूटिन में, काइटिन में। क्योंकि इसमें इसलिए स्लो होती है क्योंकि यहाँ पर ये केमिकल्स स्ट्रॉन्ग वो कॉम्प्लेक्स केमिकल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, इस वजह से इनमें स्लो होती है। इसलिए अपना असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसमें जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए अब 52 वाला क्या है, ह्यूमस इज़ ऑर्गेनिक इन नेचर। ह्यूमस ऑर्गेनिक होता है नेचर में, ठीक है बिल्कुल। रीज़न है कि स्टेप्स ऑकरिंग बिफोर ह्यूमिफिकेशन इंश्योर्स द रिमूवल ऑफ मोस्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ह्यूमिफिकेशन होने से पहले हमारा सारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिमूव हो जाती है डेट्रिटस से, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अपने एनसीईआरटी में सारे स्टेप्स पढ़े हैं, ह्यूमिफिकेशन, डेट्रिफिकेशन, वहाँ पे आपको पूरा मिनरलाइजेशन पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्यों ह्यूमिफिकेशन से पहले हमें सारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस निकालनी ज़रूरी है। तो इसका ऑप्शन जाएगा ए। एसोसिएशन भी ठीक है, रीज़न भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब आ जाइए 53 में, प्लांट्स डू नॉट कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन ऑल फूड चेन। प्लांट ट्रॉपिक लेवल में, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में फूड चेन में कंस्टिट्यूट नहीं करते हैं। रीज़न है कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स इज़ द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल फॉर डेट्रीवोर्ड्स। तो डेट्रीवोर्ड्स के लिए जो डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स हैं वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है उनका, बिल्कुल ठीक है। डेट्रीवोर्ड्स डेड ऑर्गेनिजम्स में ही अपना फूड लेते हैं वहीं से। और देखिए ये ज़रूरी नहीं कि प्लांट सारी फूड चेन का फर्स्ट लेवल ही बनाए। क्लियर हो गया। तो इसमें असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि अगर आप अलग अलग फूड चेन्स देखेंगे तो उसमें अलग अलग फर्स्ट टॉपिक लेवल बनाने वाले अलग अलग एनिमल्स होते हैं। अब देखिए 54 वाला में क्या है, एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ इज़ नॉट ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल। जो एनर्जी यूटिलाइज्ड हो रही है ऑर्गेनिज्म से वो अलग नेक्स्ट टॉपिक लेवल में नहीं जाती है, ऐसा दे रखा है इन्होंने। गलत है, ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि हर टॉपिक लेवल में 10% ऑफ उस टोटल एनर्जी जाती है। 10% लॉ तभी तो आया हमारा, एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में 10% ऑफ एनर्जी जाती है। असर्शन रॉन्ग है। रीज़न क्या है, ग्रोथ कॉजेज एन इंक्रीज इन बायोमास। बिल्कुल ठीक है, ग्रोथ जो होती है उससे बायोमास इंक्रीज़ होती है, सबको पता है कि ग्रोथ इंक्रीज़ होगी तो बायोमास भी उस ऑर्गेनिज्म की इंक्रीज़ होगी। तो देखिए ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट असर्शन रीज़न होगी इकोसिस्टम से। स्टूडेंट्स ये लास्ट चैप्टर के असर्शन रीज़न है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में से पहला देखिए क्या है इसमें। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ एनसीईआरटी लाइन टू लाइन ज़रूर पढ़िए। मैंने लेक्चर्स में सब अपलोड कर रखा है, सारी एनसीईआरटी 12th बायो बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज वेल एज नीड्स। तो प्लीज़ गो थ्रू दैट लेक्चर्स ताकि आप असर्शन रीज़न ईजिली सॉल्व कर पाएँ। अब देखिए इसमें पहला असर्शन क्या है हमारा, बायोलॉजिस्ट आर श्योर हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज़ आर लिविंग नाउ। बायोलॉजिस्ट पूरे श्योर है, उन्हें पता है कि कितने प्रोकैरियोटिक स्पीशीज़ जिंदा है। आपको पता है प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया तो हमें दिखते भी नहीं है नेकेड आइज से, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो कैसे बायोलॉजिस्ट श्योर हो सकते हैं। ठीक है, रीज़न क्या है, असर्शन रॉन्ग है, पहले पता चल गया। रीज़न क्या है, द कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सूटेबल। जो हम कन्वेंशनल मेथड यूज़ कर रहे हैं काउंटिंग की, आइडेंटिफाई करने के लिए माइक्रोब स्पीशीज़ के लिए, वो मेथड सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, असर्शन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू, क्योंकि हम बायोलॉजिस्ट श्योर हो ही नहीं सकते प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियाज के बारे में, जो दिखते नहीं आप कैसे श्योर हो जाएंगे। और कन्वेंशनल मेथड सूटेबल नहीं है ऐसे पता लगाने के लिए, हमें कुछ और मेथड्स देखनी पड़ेंगे। 42 वाला देखिए असर्शन क्या है, द ट्रॉपिकल रीजन्स हैव अ ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ट्रॉपिकल रीजन्स आपको पता है दे आर रिच इन स्पीशीज़, रिचनेस बहुत ज़्यादा है, सनलाइट प्रॉपर होती है वहाँ, सोलर रेडिएशंस का फ्लो अच्छा है। ट्रॉपिकल रीजन्स में ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बिल्कुल ठीक है। रीज़न क्या है, द ट्रॉपिकल रीजन्स हैव रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब। पूरी एनसीईआरटी की लाइन छाप दी है, अनडिस्टर्ब रहे हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस वहाँ पे चेंज नहीं रहते हैं, एंड गॉट अ लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीशीज़ डाइवर्सिफिकेशन। अनडिस्टर्ब रहने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा लंबे समय मिल गया शांति में अपने आप को एवोल्यूशन करने का।
स्पीशीज़ को डाइवर्स बनाने का, अलग अलग प्लांट्स की, एनिमल की सबसे ज़्यादा हमारी ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलती है, क्योंकि वो रीजन्स हमारे अनडिस्टर्ब्ड रहे हैं एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन, तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हमारा वहीं पे है। तो ऑप्शन होगा ए, एसर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है। अब आ जाइए 43 में, एसर्शन क्या है, बायोडाइवर्सिटी डज नॉट वेरी ग्रेटली अक्रॉस लॉन्गिट्यूड। तो बायोडाइवर्सिटी हमारी जो होती है लॉन्गिट्यूड में ज़्यादा वेरी नहीं करती है। तो देखिए इसमें हमारा रीज़न क्या है कि वेरिएशन इन क्लाइमेट दैट कॉजेज अ डिफरेंस इन बायोडाइवर्सिटी लार्जली डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड। तो जो हमारे क्लाइमेट में चेंज होते हैं जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी चेंज होती है, वो हमारे लैटिट्यूड्स में वेरी करता है। तो लार्जली डिपेंड और लैटिट्यूड में डिपेंड करता है हमारा इक्वेटर रीजन में। तो हमारा देखिए इसमें असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है। तो देखिए हमारा इसका ऑप्शन जाएगा ए, वेयर असर्शन इज ऑल्सो करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये हमारा लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है कि बायोडाइवर्सिटी हमारी कितनी चेंज होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट असर्शन रीज़न हो गए पूरी 12th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, पूरे सिलेबस 13 पूरे सिलेबस में से हर चैप्टर से मैंने आपके साथ शेयर किया है इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन। तो आप अगर ये पढ़ लेते हो तो यू विल गेट फुल मार्क्स इन असर्शन रीजन। तो टॉपर्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो आराम से अपने मार्क्स, जहाँ उनको लगता है कि अपने मार्क्स वो लूज़ करेंगे, वो इन सब असर्शन रीजन्स को पढ़ के प्रॉपरली अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं। सो दीज आर द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन फ्रॉम योर होल बायोलॉजी बुक, जो बोर्ड्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सब इन सबको पढ़िए एंड प्लीज़ स्कोर योर फुल मार्क्स। थैंक यू, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड। जाने से पहले एक बात और, प्लीज़ एनसीईआरटी लाइन टू लाइन ज़रूर पढ़िए। एटलीस्ट एक एनसीईआरटी का चैप्टर आप 5 बार तो उसको सेल्फ स्टडी कर ही लो, ताकि आपको उसकी लाइंस भी याद हो जाएं, तो आपको क्वेश्चंस करने के लिए बहुत इजी रहेगा। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ एवरीवन, प्लीज़ फोकस ऑन योर एनसीईआरटी स्पेशली।